दोस्तों स्वागत है आपका गौरव सर रिवीजन क्लासेस में। आज हम लोग ब्रह्मास्त्र बैच की क्लास फोर्थ का रिवीजन करेंगे, जो गौरव सर ने बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरीके से समझाई है। उस क्लास को हम भी बहुत अच्छे ढंग से और प्रॉपर तरीके से उसे समझेंगे। तो टाइम को बेकार ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास फोर्थ और टॉपिक न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये कितने पार्ट में डिवाइड है? ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक डीएनए दूसरा आरएनए। ये थोड़ा कल वाली भी वीडियो में समझा दिया गया था, क्योंकि ये थोड़ा सा ही कराया था, आज इसे दोबारा से कराया है सही से। तो दोबारा से पढ़ लेते हैं हम लोग। न्यूक्लिक अम्ल 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक डीएनए एक आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए की क्या होती है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब डीएनए में देखते हैं। इसमें लिखा है पहला पॉइंट, अधिकांश जीवों में आनुवांशिक पदार्थ। अधिकांश जीवों में जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। और जो रेट्रोवायरस हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? उसमें आरएनए होता है। उनमें क्या होता है? उनमें आरएनए, जैसे एड्स है, एचआईवी वायरस है, ये इसके आरएनए के एग्जाम्पल्स हैं। बहुलक, तो ये किसका बहुलक है? ये न्यूक्लियोटाइड। टाइड, टाइड क्यों बोल रहा हूँ बार बार टाइड? क्योंकि एक टाइट होता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइट। तो इस तरह से होते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड ये किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। इसमें क्या क्या पाया जाता है इसके बहुलक में? शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक एंड फास्फेट। शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक एंड फास्फेट। शर्करा को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे एस से। नाइट्रोजनी क्षारक को किस पे रिप्रेजेंट करेंगे? एन से। एंड फास्फेट को पी से। तो क्या बन जाएगा ये? एस एन पी या पी एन एस। ठीक है, इसे बोल देंगे डीएनए इक्वल टू पी एन एस। डीएनए में क्या क्या होता है? शर्करा होती है, नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं एंड फास्फेट होता है। इस तरह से ये 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। डीऑक्सी राइबोज, ठीक है, शर्करा। इस शर्करा को हम क्या बोल देते हैं? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। नाइट्रोजनी क्षारक, ये कितने तरह के होते हैं? टोटल 4 तरह के होते हैं। ये आगे इनके बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है, आगे भी आएगा तो हम लोग उसे भी पढ़ेंगे। नोट में क्या कर लिखाया है सर ने, वो देखते हैं नोट में क्या लिखा है। नोट में इन्होंने लिखाया है कि फास्फेट रहित न्यूक्लियोटाइड। फास्फेट रहित, रहित का मतलब जिसमें शामिल ना हो। फास्फेट रहित न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ऐसा ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसमें से क्या ना हो, जिसमें फास्फेट शामिल ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। इसीलिए मैं इसे बार बार बोल रहा था, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या शामिल होता है? देखो उन्होंने क्वेश्चन के माध्यम से समझाया है कि न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या शामिल होता है। तो एसपीएन शामिल होता है, एसपी शामिल होता है, पीएन शामिल होता है, एसएन शामिल होता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें, ठीक है, तब तक कमेंट करें, मैं आंसर इसका बता रहा हूँ। तो इसके लिए उन्होंने एक ट्रिक बताई है। ट्रिक क्या बताई है? सॉफ्ट। क्या इन्होंने लिख दिया एक वर्ड? सॉफ्ट। सॉफ्ट, साफार होता है न्यूक्लियो, और सा के लिए लगा दिया साइड, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। फाफार होता है फास्फेट। फास्फेट, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। ये सॉफ्ट किसके इक्वल टू? डीएनए, ठीक है, डीएनए। तो क्या बनेगा यहाँ पे? न्यूक्लियोटाइड। अभी इन्होंने ऊपर क्वेश्चन में क्या कहा था? क्वेश्चन में क्या कहा था? अगर न्यूक्लियोटाइड अगर न्यूक्लियोटाइड से हम फास्फेट को क्या कर दें, अगर इस फास्फेट को इधर लाएंगे तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। मतलब न्यूक्लियोटाइड से हम फास्फेट को निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? न्यूक्लियोसाइड मिलेगा। यही तो ऊपर नोट में उन्होंने सर ने नोट कराया था, यही कराया था कि अगर न्यूक्लियोटाइड से फास्फेट को निकाल दें, या फास्फेट रहित न्यूक्लियोटाइड, फास्फेट रहित न्यूक्लियोटाइड क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। यही ऊपर लिखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एसएन हो जाएगा, ठीक है, एसएन हो जाएगा। अभी नाइट्रोजनी क्षारक, ठीक है, N2 बेस। तो ये 2 तरह से इन्होंने यहाँ पे समझाएं। एक है प्यूरीन, दूसरा है प्रेमिडीन। एक है प्यूरीन, दूसरा प्रेमिडीन। हालांकि वैसे वीडियो में सर ने कई बार समझाया, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, इस तरह से साइटोसिन समझाया, मगर इन्होंने यहाँ पर प्रॉपर क्लास चल रही तो क्लास की तरह ही समझाया कि नाइट्रोजन क्षारक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक प्यूरीन, दूसरा प्रेमिडीन, ठीक है। तो जो प्यूरीन है ना, प्यूरीन, उसमें दो क्षारक आए। कौन कौन सा? एक एडेनिन, दूसरा ग्वानिन। एक एडेनिन, दूसरा ग्वानिन। और जो प्रेमिडीन है उसमें कौन कौन सा आया? एक टी और सी। टी का मतलब थायमीन, इसका मतलब साइटोसिन, इसका मतलब सी फॉर साइटोसिन। अभी जो एडेनिन है ना,
ये थायमिन के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है? ये डबल बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बना रहा है? डबल बॉन्ड। और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है? ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। किस तरह का बॉन्ड बनाता है भैया? ये ट्रिपल तरह का, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ट्रिक इसकी क्या लिखाई कि जिससे इसे हम भूलें ना? ये कह रहे हैं प्यारी ने कहा एजी एजी परी को परी की टीसी ले आना। प्यारी ने कहा, प्यारी ने क्या बोला कि एजी सुनते हो, परी की टीसी ले आना। प्यारी का मतलब प्यूरिन, प्यूरिन। और प्यारी में क्या आ रहा? एजी। क्या आ रहा है? एजी। हाँ देखो आ रहा है यहाँ पे एजी, एजी। परी की, परी का मतलब प्रेमडीन, परी का मतलब प्रेमडीन। टीसी ले आना, तो परी में क्या आ जाएगा? टीसी आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप भूल भी जाओ ना तो इस ट्रिक से इसे याद कर सकते हो, इस ट्रिक से इसे लर्न और ध्यान रख सकते हो हमेशा के लिए। चलिए देखते हैं आगे। नोट, नोट में उन्होंने क्या लिखाया है? ये जो डीएनए की जो स्ट्रक्चर दे रखी है उन्होंने, सर ने इस तरह से डीएनए की जो स्ट्रक्चर बनाई है, ये जो डीएनए की स्ट्रक्चर सर ने इस तरह से बनवाई है, तो इसमें देखो एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा था, और साइटोसिन या ग्वानिन साइटोसिन के साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना रहा था। इसी तरह भी यहाँ पे नीचे इन्होंने लिख रखा है इसमें। अब ये कौन सा मॉडल है? ये हेलिक्स मॉडल है। डीएनए का कौन सा मॉडल है? हेलिक्स मॉडल है। और ये दिया किसने था? बार्टसन एंड क्रिक ने। सर ने इसमें एक वर्ड और जोड़ा है कि आपने बार्टसन और क्रिक बहुत बार सुना होगा कि इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है, मगर जो विल्किंस है ना, इन्हें भी साथ में मिला है। और कहा यह जाता है कि विल्किंस की जो थ्योरी थी वो किसने चुरा ली थी या किसने कॉपी कर ली थी? बार्टसन एंड क्रिक ने। ये ऐसा कहा जाता है। पर इन तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला है किसमें? डीएनए की द्विकुंडलित या हेलिक्स मॉडल में। द्विकुंडलित, डीएनए का द्विकुंडलित या हेलिक्स मॉडल, इसमें तीनों को क्या मिला है? नोबेल मिला है। कब मिला है? 1962 में। 1962 में तीनों को क्या मिला है? नोबेल मिला। अभी डीएनए आरएनए में थोड़ा सा अंतर यहाँ पे जान लेते हैं। डीएनए में शर्करा होती है, कौन सी शर्करा होती है? डी ऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? डी ऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। नाइट्रोजनी बेस कौन कौन से होते हैं इसमें? क्षारक कौन कौन से होते हैं? एक ए का टी से, ए का टी से, और जी का सी से, जी का सी से। ए और टी किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? डबल बॉन्ड से। जी और सी किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड से। आरएनए में एडेनिन, आरएनए में एडेनिन, मगर इसमें थायमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो ये किससे डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा? यूरेसिल से। वो भी किस बॉन्ड से? डबल बॉन्ड से। ग्वानिन तो साइटोसिन के साथ जुड़ा ही होगा, मगर किस बॉन्ड से? ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, देखो डीएनए में क्या होता है? डीएनए में क्या होता है? डीएनए में भैया होता है थायमिन, और आरएनए में क्या होता है? थायमिन की जगह यूरेसिल। इतना चेंज आ जाता है दोनों में। ये बहुत बार सर ने करंट अफेयर्स की जो क्लास कराते हैं सुबह उसमें बताया भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जीन। ठीक है, जीन्स के बारे में देखते हैं क्या क्या लिखाया है उन्होंने यहाँ पे समझाया है। ये डीएनए का एक खंड होता है। ठीक है, जीन्स क्या होता है? डीएनए का एक भाग होता है। अभी अगर कोई पूछे जीन्स बड़ा होता है डीएनए, तो डीएनए से ही जीन्स निकलता है, तो जीन्स क्या हो जाएगा? छोटा, और डीएनए बड़ा हो जाएगा। इस तरह से अगर पूछे कोई विशेष लक्षण निर्धारित, जो भी बेबी होता है या जो भी संतान होती है उसमें जो विशेष लक्षण निर्धारित करता है वो कौन करता है? जीन्स करते हैं। गुणसूत्र, गुणसूत्र क्या होते हैं? वंशगति के वाहक। जो वंशगति है, वंशागति है, उसके वाहक या हेरिडिटी के जो वाहक होते हैं, आनुवंशिकता के जो वाहक होते हैं, वो कौन होते हैं? जीन्स। जीन वंशागति का निर्धारण करते हैं, और वंश का ही निर्धारण करते हैं। वो एक ही बात हो गई, ये वंश का भी निर्धारण करते हैं कौन? जीन्स। आगे क्या समझाया है? आगे इन्होंने यहाँ पे समझाया है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा इसे ध्यान से और वीडियो को एक बार और देख लेना 2 की स्पीड में। डीएनए, ठीक है, डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षारक हैं या N2 बेस हैं वो कौन कौन से? ए, जी, सी। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। थायमिन यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा है। तो इसको डीएनए पे एक तरह से उन्होंने बोला डीएनए के ऊपर जो भी होता है या जो भी लिखा हुआ होता है उसे रीड कौन करता है? उसे mRNA करता है। कौन रीड करता है? रीड कौन करता है? देखो ये mRNA ये रीड करता है। अब इसके ऊपर जो लिखा होता है, जो भी स्क्रिप्ट होती है, एक तरह से मान लो स्क्रिप्ट, उस स्क्रिप्ट को कौन पढ़ता है? ये स्क्रिप्ट है, इसे कौन पढ़ता है? इसे mRNA पढ़ता है। mRNA पहले पढ़ता है, तो इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शंस। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शंस, अनुलेख। क्या बोलते हैं? अनुलेख, ट्रांसक्रिप्शंस। स्क्रिप्ट को पढ़ने वाला, डीएनए के ऊपर जो भी लिखा होता है उसे पढ़ने का काम कौन करता है? स्क्रिप्ट को पढ़ने का काम कौन करता है? mRNA। और mRNA इसकी फुल फॉर्म होती है मैसेंजर आरएनए,
ये क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है, ये कन्वर्ट करके क्या किस में ट्रांसफ़र करता है, ये कन्वर्ट करके प्रोटीन में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, कन्वर्ट क्या करता है, जैसे यहाँ पे ए, ये किसके साथ जुड़ा होता था, थायमिन के साथ, मगर थायमिन होगा नहीं आरएनए में, यूरेसिल होगा तो ये यू के साथ हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या कर देता है, ये कर देता है कन्वर्ट, और कन्वर्ट करके किसका ये निर्माण कराते हैं, प्रोटीन का। किसका करते हैं प्रोटीन का। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ट्रांसलेशन। इसे क्या कहते हैं, अनुवादन या ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इसे एक बार आप वीडियो को दोबारा यहाँ पे बैक करके और इसे एक बार दोबारा से देख लेना कि डीएनए के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर या जो भी कुछ होता है उसको उसकी रीड करने का काम कौन करता है, एमआरएनए। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शंस कहते हैं। एक तरह से बोल दो स्क्रिप्ट को पढ़ने वाला, ट्रांसक्रिप्शंस। और इस एमआरएनए जो डीएनए से पढ़कर जो भी लाते हैं उसमें चेंज कर कर जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। उसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। क्योंकि ए के साथ यहाँ पे यू आ गया, होना क्या चाहिए था टी, तो ये क्या हुआ, एक ट्रांसलेशन ही हुआ है। तो इस तरह से वीडियो अगर समझ में ना आए तो यहाँ पे आप दोबारा से भी देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा न्यू टॉपिक है ना, तो इस तरह से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है समझने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए। नोट में क्या कराया सर ने, डीएनए में आनुवांशिक सूचना एमआरएनए द्वारा उसी को लिखाया है। ठीक है, स्ट्रक्चर से समझाया, वहाँ इसे यहाँ पे उन्होंने उसे क्या करा था, नोट करा दिया, जिससे कि बाद में आप भूल जाओ तो इसे पढ़ सकते हो। डीएनए में आनुवांशिक सूचना एमआरएनए द्वारा प्राप्त करना, डीएनए में आनुवांशिक सूचना एमआरएनए द्वारा प्राप्त करना ट्रांसक्रिप्शंस कहलाता है। एमआरएनए को प्राप्त सूचना के आधार पर, ठीक है, यहाँ पे से होगा डीएनए से आनुवांशिक सूचना। ठीक है, एमआरएनए को प्राप्त सूचना के आधार पर प्रोटीन का निर्माण करना। एमआरएनए को जो सूचना प्राप्त होती है उसके आधार पर, उसके बेस पर प्रोटीन का जो निर्माण करता है उसे क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलेशन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन बोलते हैं। आगे और देखते हैं, नोट में क्या कराया है, कृत्रिम जीन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं, कृत्रिम जीन। तो कृत्रिम जीन का संश्लेषण किसने किया, किसने उसका संश्लेषण किया, हरगोविंद खुराना ने। कब किया है, 1968 में। 1968 में इसे करने के लिए इन्हें क्या मिला है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला है। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला है। ध्यान रखोगे इंडियन है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं इससे रिलेटेड, तो इसे तो आप ध्यान रखोगे कि कृत्रिम जो जीन्स हैं, जो लेबोरेटरी में जीन्स बनाए गए हैं, उसका संश्लेषण किसने किया है, हरगोविंद खुराना जी ने किया है। और इसी के लिए इन्हें नोबेल मिला है। कब मिला है, 1968 में, 1968 में। अभी आते हैं कोश का विभाजन पर, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कितनी तरह से होता है तो वो भी देख लेते हैं हम, सेल डिवीजन कितनी तरह से होता है। असूत्री, समसूत्री एंड अर्धसूत्री, टोटल 3 टाइप्स में होता है। कौन कौन सा, असूत्री, एमिटोसिस एंड म्यूटोसिस और म्यूसिस। असूत्री, समसूत्री एंड अर्धसूत्री। अब असूत्री के एग्जाम्पल्स कौन कौन से, जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल। समसूत्री के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, कायिक कोशिका। ठीक है, कायिक कोशिका जिसे बोलते हैं सोमैटिक। अर्धसूत्री के जनन कोशिका, जर्म सेल। ये किसके एग्जाम्पल हैं, अर्धसूत्री के। अब इन दोनों में ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, असूत्री, समसूत्री एंड अर्धसूत्री, कायिक कोशिका एंड जनन कोशिका, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं को आगे डिस्कस किया है, और क्या किया है वो देख लेते हैं। समसूत्री जिसे बोलते हैं मिटोसिस एंड अर्धसूत्री जिसे बोलते हैं म्यूसिस। अब देखो ये कैसी कोशिका है, कायिक कोशिका, और ये जनन कोशिका। इसमें क्या होता है, इसमें अंडाणु और शुक्राणु आते हैं। अब अंडाणु शुक्राणु का नाम सुन के आप ऑटोमेटिक समझ गए कि इसमें गुणसूत्र कितने आएंगे, 23। 23 जोड़ी नहीं, केवल 23। जनन कोशिका से संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या समान रहेगी। ये कह रहे हैं जनन कोशिका होती है ना, जो 46 होते हैं ना, 46 गुणसूत्र होते हैं जनन कोशिका में, से संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी, बराबर रहेगी। मगर अर्धसूत्री में क्या होता है, अर्धसूत्री का मतलब आधा, सम का मतलब बराबर। सम का मतलब क्या होता है, बराबर, और अर्ध का मतलब आधा। तो भाई ये दूसरे पॉइंट में कि संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कैसी हो जाएगी भैया, आधी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, आधी होती है। अब ये कह रहे हैं एक जनक कोशिका में
दो संतति कोशिका बनती हैं। कितनी संतति कोशिका बनती हैं? 2 संतति कोशिका बनती हैं। मगर यहाँ पे ये कह रहे हैं एक जनन कोशिका में कितनी? 4 संतति कोशिका बनती हैं। कितनी बनेंगी? 4 संतति कोशिका बनेंगी। कैसे बनेंगी, क्या होगा, उसे आगे हम लोग देखते हैं। अभी ये लिखा है इन्होंने, जनक कोशिका मतलब 46 गुणसूत्र हो गए। यहाँ पे भी जनक कोशिका, इसमें भी 46 गुणसूत्र हो गए। और जब इनका क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, जब जनक कोशिका का सेल डिवीजन होता है तो ये कैसी हो जाती है? डबल हो जाती है। तो इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। इसका भी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। मगर इनमें क्या होता है, ये 2 पार्ट में टूटते हैं, तो दो दो पार्ट कर लिए, इसके 2 पार्ट कर लिए। और दोनों कैसे हैं? समसूत्री विभाजन होता है, बराबर बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 46 हो जाएगा, ये भी 46 हो जाएगा। तो इसीलिए ऊपर बोला था कि जनक कोशिका के बराबर होते हैं, ठीक है, समान होते हैं। इसीलिए इसे क्या बोला? समसूत्री। मगर इसमें क्या होता है, जब इसमें भी डबल होते हैं, मगर ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है? ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। अब जब 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 23 ही पढ़ेंगे, ठीक है, 23 ही पढ़ेंगे ये। और जब 23 पढ़ेंगे तभी इसे क्या बोला? अर्धसूत्री। इसका 46 का ये आधा हो गया, तो ये क्या हो गया? अर्धसूत्री। अब पूछोगे आगे आगे का क्या प्रोसेस? सेम इस तरह से मिलेंगे, ये 46 हो जाएंगे। फिर से ये प्रोसेस चलेगा, इधर ये मिलेंगे 46 हो जाएगा, फिर से ये डिवीजन चलेगा, तो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। इस तरह से ये डिवीजन आगे चलता रहेगा। पहले तो इनकी हिंदी इंग्लिश ध्यान रखोगे, समसूत्री मिटोसिस एंड अर्धसूत्री म्योसिस, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, ये टॉपिक, ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, सेल, ठीक है। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, जो सर ने बस जितना कराया है वो यहीं तक है, और ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है, वो है हमारा पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स। क्या है? पोषक तत्व, या इसे बोल दें न्यूट्रिएंट्स। क्या है इसका? पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार के हैं? स्वपोषी एंड विषमपोषी, स्वपोषी एंड विषमपोषी, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। चलो देखते हैं, इन्हें भी पढ़ चुके हैं, पहले भी समझाया सर ने क्लास में, इसी पेड बैच में समझाया। इसके एग्जाम्पल पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषण, जिसे शॉर्ट में पीएसपी बोल देते हैं। विषमपोषी में क्या है? विषमपोषी में देख लो भैया, इसके उदाहरण शाकाहारी, जिसे बोलते हैं हर्बीवोरस, कार्निवोरस मांसाहारी, ओमनिवोरस सर्वाहारी, स्कैवेंजर अपमार्जक, पैरासाइट परजीवी। तो इसमें क्या क्या है, पेज को थोड़ा ऊपर करते हैं फिर देखते हैं। देखो, शाकाहारी में क्या हो जाएगा? गाय और खरगोश हो जाएंगे। कार्निवोरस में, मांसाहारी में शेर हो जाएगा। ओमनिवोरस में, सर्वाहारी में मानव और बिल्ली हो जाएंगे, ठीक है। मानव तो तुम्हें पता ही है, हम लोगों को पता ही, सब कुछ खा लेता है, तो ये सर्वाहारी में आ जाएगा। इसका व्यंजन क्या हो जाए? अपमार्जक। अपमार्जक का मतलब भैया जो कोई मरी हुई चीज़ों को खाते हैं, तो चील एंड सियार हो जाएगा। एंड पैरासाइट परजीवी, जो दूसरों पर ही डिपेंड रहें पूरी तरह, जैसे जोंक है और जूं है, ठीक है। और सिम्बायोटिक का मतलब क्या है? सहजीवी। सहजीवी कौन है? लाइकेन। सहजीवी का मतलब एक दूसरे पर डिपेंड रहना है। जैसे रूम पर ही समझ लो कि कोई खाना बना रहा है तो कोई बर्तन धुल रहा है, ठीक है, कोई बर्तन धुलेगा तो कोई खाना बनाएगा, एक दूसरे का काम बटा हुआ, एक दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है। तो इस तरह से एक दूसरे पर डिपेंड होना, ये क्या कहलाता है? सहजीवी कहलाता है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? लाइकेन। नोट में क्या लिखा है वो देख लेते हैं। अपमार्जक को प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं। इन्होंने नोट में सर ने लिखा है कि अपमार्जक को क्या कहते हैं? प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं। सफाई कर्मी की जगह कभी कभी क्या आ जाता है? मेहतर भी आ जाता है। कभी कभी क्या आ जाता है? मेहतर, ठीक है, ध्यान रखोगे आप। क्या बोलते हैं? मेहतर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मृत पदार्थों पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है? मृत पदार्थों पे, जो मृत जीवी होते हैं, मृत बॉडी जो होती है, उन पर ये डिपेंड करता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि भोजन मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया। भोजन को किस किस भाग में डिवाइड किया गया? मेन तौर पर 3 तरह से डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स में। कौन कौन से? ऊर्जा प्रदान करने वाले, और ऊर्जा प्रदान करने वालों क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा। इसमें क्या आ जाता है? कार्बोहाइड्रेट एंड वसा आ जाती हैं। शरीर का निर्माण करने, शरीर का निर्माण करने मतलब शरीर निर्माण करने वाले पदार्थ, ठीक है। तो बॉडी बिल्डिंग वाले, तो ये कौन से? प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन आ जाएंगे इसमें। रोधी क्षमता वाले खाद्य पदार्थ, ठीक है। तो ये इस तरह के कौन से हो जाएंगे? क्षमता वाले खाद्य पदार्थ, ये विटामिन हो जाएंगे एंड
खनिज हो जाएंगे, विटामिन्स और खनिज हो जाएंगे। जो रोग में जो एंटी क्षमता प्रदान करते हैं बॉडी को, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे विटामिन्स एंड खनिज हो जाएंगे, विटामिन्स और खनिज। नेक्स्ट यहाँ पे कोई पॉइंट एक मिस लग रहा है मेरे को, वो देख के मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। भोजन में उपस्थित पोषक तत्व को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। भोजन में उपस्थित पोषक तत्व को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 6 वर्गों में विभाजित किया गया है या किया जाता है। तो कौन कौन से 6 पार्ट्स हैं उन्हें देखते हैं हम लोग। पहला कार्बोहाइड्रेट्स है, दूसरा प्रोटीन है, तीसरा वसा है, चौथा विटामिन्स है, खनिज लवण है और जल है, खनिज लवण और जल। तो ये 6 पार्ट हैं जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, उन्हें 6 भागों में डिवाइड किया गया है। अब पहला कौन सा पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं? शर्करा। क्या बोल देते हैं? शर्करा भी बोल देते हैं, शुगर भी बोलते हैं। ये क्या करता है? तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, जैसे ग्लूकोन डी है, एनर्जी ड्रिंक है, जैसे स्पोर्ट प्लेयर जिन्हें यूज करते हैं। शरीर की 50 से 75% ऊर्जा की आपूर्ति गेहूँ, चावल और ये बाजरा, शक्कर वगैरह से होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वो कितनी होती है? 4.2। ये ऑब्जेक्टिव में आता रहता है क्वेश्चन, तो इसे तो आप ध्यान ही रखो। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें क्या क्या होता है? कार्बन जिसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन जिसे एस से, एंड ऑक्सीजन जिसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं उन्हें देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मोस्टली अगर यहीं से बनते हैं, अगर क्वेश्चन बनते हैं तो यहीं से बनते हैं। एक तो होता है मोनोसेकेराइड जिसमें 1 शर्करा हो, डाइसेकेराइड जिसमें 2 शर्करा हो, एंड पॉलीसेकेराइड जिसमें बहुत सारी शर्करा हो। तो मोनोसेकेराइड में कौन कौन आ जाए? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर। ग्लूकोज को ब्लड शुगर, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर एंड गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर। ठीक है। मस्तिष्क शर्करा किसे बोलेंगे? गैलेक्टोज को। अगर हिंदी में लिखा आ जाए मस्तिष्क शर्करा तो वो हो जाएगा गैलेक्टोज। सुक्रोज, सुक्रोज किस किस से मिलकर बना है? ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और माल्टोज किस किस से बनकर बना है? ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। तो सुक्रोज के लिए ट्रिक क्या रहेगी? सुक्रोज के लिए ट्रिक रहेगी GF, G फॉर ग्लूकोज, F फॉर ऑफ, GF फॉर शक, GF पर शक, G फॉर ग्लूकोज, F फॉर फ्रक्टोज, और GF पर हम क्या करेंगे? शक का मतलब सुक्रोज। ठीक है। माल्टोज के लिए ट्रिक क्या रहेगी? माल्टोज में कुछ नहीं करना, क्योंकि माल्टोज में क्या हो जाएगा? जी माल है, जी फॉर ग्लूकोज, जी फॉर ग्लूकोज माल, जी माल है। और लैक्ट का मतलब तुम्हें पता ही, क्योंकि ग्लूकोज तो सभी में, तो लैक्ट इसमें भी आ रहा है, तो इसमें इतना ज़्यादा डाउट है नहीं, ये ऐसे ही पता चल जाएगा। पॉलीसेकेराइड में देखते हैं। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च मिलेगा हमें, ग्लाइकोजन मिलेगा, सेलुलोज मिलेगा, काइटिन मिलेगा। तो जो स्टार्च है ना, ये पौधों में खाद्य पदार्थ के रूप में संचय होता है, और ग्लाइकोजन है ये जंतुओं में खाद्य संचय के रूप में स्टोर होता है, और सेलुलोज है ये पादप कोश का, जैसे सेल भित्ति, ठीक है, सेल वॉल बोलते हैं, कोश का भित्ति बोलते हैं। और काइटिन है ये किस में होता है? कवक की सेल वॉल होती है, कवक की कोशिका भित्ति होती है। सेलुलोज पादप की कोशिका भित्ति होती है। ग्लाइकोजन पौधों में जंतुओं में भोजन का संचय होता है, स्टार्च पौधों में भोजन का संचय होता है। नोट में क्या लिखा है वो देख लेते हैं हम लोग। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है भैया? फ्रक्टोज है, जिसका एक एग्जाम्पल क्या दे रखा है? शहद। क्या दे रखा है? शहद। टेबल शुगर, टेबल शुगर किसे बोलते हैं हम? सुक्रोज को, जिसका एग्जाम्पल दे रखा है शुगर कैन। क्या है? शुगर कैन। मिल्क शुगर लैक्टोज को बोलेंगे। मिल्क तो लैक्ट से डिपेंड ही करता है। सभी कार्बोहाइड्रेट, क्या सभी कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं? नहीं, ये रॉन्ग है। ठीक है, सभी कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते हैं, ध्यान रखोगे, सभी कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखोगे। और ये थी आज की हमारी क्लास, और अगर इसमें किसी को भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई डाउट होगा तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी नई वीडियो आए तो सभी को उसकी अपडेट सबसे पहले
मिलती रहे। धन्यवाद।